बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, ईद गुजर गई और ईद के बाद हमें बताया गया था कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई सड़कें गर्म करने जा रही है, कोई एहतजाज करने जा रही है। वैसे तो खबरें ईद के दिनों में भी एहतजाज की थी अडेला जेल के बाहर, बट व्हाट हैपेंड एंड व्हाट नॉट, दैट इज रिपोर्टेड टू यू। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि सीरियस किस्म की डिस्कशन, सीरियस किस्म की बैठक की ज़रूरत है कि पाकिस्तान के अंदर सर उठाती है दहशतगर्दी। उसका सोल्यूशन क्या है? ऑपरेशन या मुज़ाकरात? और अगर इसके किसी भी नतीजे पे आप पहुंचते हैं तो एक मेन स्टेक होल्डर पाकिस्तान की सियासी जमात तहरीक इंसाफ स्टिल कॉर्नर्ड है। बड़ी बदकिस्मती की बात यह है कि हम आज भी कोई कंसेंसस या सारे इकट्ठे बैठ के बात करने के मूड में नहीं दिखाई देते। आज के शो में थोड़ा सोल्यूशन की बात करते हैं कि क्या मुमकिनात हैं, क्या क्या मुमकिन सोल्यूशन हो सकता है मौजूदा केओस का। आज हमें ज्वाइन किया फवाद चौधरी साहब ने। फवाद साहब अस्सलाम वालेकुम सर। सर खैरियत से, आप ठीक ठाक हैं? जी जी, थैंक यू सर। बिफोर इट कि मैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे आऊँ, बलूचिस्तान इशू, दहशतगर्दी, आपने माजी में भी बड़ा करीबी काम किया और एक चीज़ को एलिवेट किया जाता है, जिसको हाईलाइट किया जाता है कि बलूचिस्तान का इशू दोबारा से जो उठा था ये मुशर्रफ साहब वाले टाइम में उठा था। सर व्हाट डू यू थिंक, इसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन एट दिस मोमेंट ऑपरेशन है या आज भी डायलॉग के जरिए मामलात को हल किया जा सकता है बलूचिस्तान में? देखिए, पहली बात तो यह है कि चूंकि बलूचिस्तान की हिस्ट्री, हम लोग चूंकि हिस्ट्री वगैरह इतना पढ़ते नहीं है, तो जो चीज़ भी सबसे करीबी होती है, अखबार में आती है, उसको लेके जो है वो आ जाता है। अकबर बुगटी का ठीक है मामला हुआ, लेकिन ये बड़े तवील अरसे से ये मामला जो है वहां पे चल रहा है। कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है। सबसे ज्यादा मामला जो ये भड़का था, ये तो भुट्टो साहब के दौर में ही हुआ था, जिसके बाद वहां पे ऑपरेशन जो है वो अनाउंस किया गया। इसकी जो जेनेसिस है, जो मेरे ख्याल में जो उस मसला जो खराब हुआ है, वो तो पाकिस्तान में सबसे पहले जो एडमिनिस्ट्रेटिव गलती की गई कि आपने बलूचिस्तान जो 3 रीजन्स, डिफरेंट रीजन्स थी, उनको इकट्ठा करके बलूचिस्तान का सूबा बना दिया। गवादर, जिसका कोई ताल्लुक नहीं था बलूचिस्तान से, जो पाकिस्तान ने खरीदा था ओमान से, उसको फेडरल टेरिटरी के बजाय बलूचिस्तान में बना दिया गया। अब असल में आपको इसके ऊपर एक कंसेंसस की जरूरत है और 1970 से पीछे जाने की जरूरत है। 1947 में जो ओरिजिनल ब्रिटिश बलूचिस्तान 3 रीजन्स थी, उनको बहाल करना चाहिए। उन तीनों को सूबा डिक्लेयर करें, गवादर को फेडरल टेरिटरी डिक्लेयर करें। क्योंकि देखिए, 52% पाकिस्तान एक ऐसे उसको ज्योग्राफिकल, उसको प्रोविंशियल में जो है वो बांधने की कोशिश की गई है, जो पॉसिबल ही नहीं था। और कोयटा में बैठा हुआ एक शख्स जो है वो जो मर्जी कर ले, वो इस तरह से 3 रीजन्स को कंट्रोल नहीं कर सकता, उसके वसाइल भी नहीं है। और फिर वो पैसे नीचे नहीं जा रहे, जो आ रहे हैं, आम आदमी की हालत खराब है। जो ऊपर के लोग हैं वही सारे पैसे जो हैं वो खा जाते हैं। सो जो एक पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है आम आदमी की, वो है नहीं। और जमहूरियत तो देखे ना, इसीलिए कामयाब सिस्टम होता है कि लोग उसके अंदर खुद को शामिल समझते हैं। हर आदमी का एक इंटरेस्ट वाबस्ता होता है उस सिस्टम से, इसलिए जमहूरियत चलती है। जब आपका सिस्टम में आम लोगों को कोई इंटरेस्ट ही नहीं है कि वो जिए या मरे, फिर आप उस सिस्टम से क्या किसी को मोहब्बत होगी? तो दीज एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आर फंडामेंटल बिफोर एनीथिंग। सो दैट मीन्स कि ऑपरेशन की आज सच जरूरत जिसके लिए कंसेंसस बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है, दिस इज नॉट द राइट टाइम फॉर द ऑपरेशन। आप ऑपरेशन देखे करने तो पड़ेंगे, क्योंकि वहां पे सेपरेटिस्ट हैं, वहां पे इंडिया की बहुत बड़ी इन्फिल्ट्रेशन है। सो अल्टीमेटली आपको डेफिनेटली ऑपरेशंस भी एक स्ट्रेटजी का हिस्सा होंगे, बट नॉट द होल स्ट्रेटजी। आपको एक स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा जिसके अंदर पॉलिटिकल स्ट्रेटजी इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए पाकिस्तान के अंदर एक कंसेंसस की भी जरूरत है। इस वक्त देखें ना, खैबर पख्तूनख्वा में फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, तो जो सारी पख्तून लीडरशिप है, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो मौलाना फजलुर रहमान हो, चाहे वो पीटीएम हो, हत्ता के एएनपी हो, सारी ही पार्टीज ऑपरेशन को मुस्तरद करती हैं। तो आप कैसे ऑपरेशन करेंगे जब सारी पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो एक तरफ खड़ी है? तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है ना कि आप एक पहले कंसेंसस पैदा करने की एक कोशिश करें। फवाद साहब, यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि व्हेन आप लोगों की गवर्नमेंट थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट थी, हमने देखा कि दहशतगर्दी बहुत कम हो गई थी मुल्क में। एट वंस ऐसा क्या हुआ कि खैबर पख्तूनख्वा, मुझे याद है मुराद सईद साहब की ट्वीट्स और उनकी वीडियोस आया करती थी कि दहशतगर्दी फिर से सर उठा रही है। सर रीजन क्या बनी थी दोबारा से सर उठाने की खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की? ये रीजन ये बनी है कि आपने ताल्लुकात अपने खत्म कर लिए हैं काबुल से। अब काबुल और कंधार, एक तो समझे ये कि ये कोई मजहबी लड़ाई नहीं है।
हम रोज उसको जो है वो एक जहाज बना के जो है वो पेश हो रहा है, और हो रहा है कि जी पता नहीं वहां पे क्या चल रहा है। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स ट्राइबल फाइट और सेक्टेरियन फाइट है। हम्म, आप देखें ना, जल्मे खलीलजाद को हम्म, जो अमेरिका ने भेजा काबुल में, क्यों भेजा है? क्योंकि वहां पे इस वक्त दाइश, हम्म, जो बुनियादी तौर के ऊपर अल्ट्रा एक एक्सट्रीमिस्ट समझे सल्फाइट्स हैं, उनकी एक लड़ाई चल रही है देवबंद हम्म, से। और आपने अभी भी गौर किया होगा कि जो जमीयत उलमा इस्लाम के उलमा है, जो बुनियादी तौर के ऊपर देवबंद स्कूल के हम्म, हैं, उनको जो है वो टारगेट किया गया। हम्म, और अभी नूर वली हम्म, महसूद की जो किताब एक जो है, आमिर राना साहब जो हैं, जो हमारे डॉन के बड़े हम्म, टेररिज्म पे बहुत लिखते हैं, उनसे उन्होंने मुझे जो है वो उसमें रेफरेंसेस दिए थे कि आप देखें कि वो जो उसके वजूहात लिखी हैं कि तालिबान की और जो दाइश है उसकी लड़ाई क्या है। सो ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स हम्म, सेक्टेरियन लड़ाई है और बहुत कॉम्प्लेक्स ट्राइबल वॉरफेयर है, जिसका बहुत कम हम्म, ताल्लुक जो है वो इस वक्त को जहाद से या किसी मामले से है, और उसको उसी तनाजुर में हल करने की हम्म, जरूरत है। जब तक आपकी सेटलमेंट नहीं होगी काबुल से, देखना ना सीधी बात है, जो दो हिस्से बन हम्म, जाते हैं ट्राइब्स के, एक होते हैं जिनको फिर पाकिस्तान की रियासत सपोर्ट कर रही है, दूसरे हैं जो उधर जाके बैठ जाते हैं। हम्म, वो आप हम्म, कैसे उसको डिमिनेट करेंगे? हम्म, जब तक काबुल आपके साथ पीछे हम्म। नहीं खड़ा होगा, आप सेटलमेंट नहीं करा सकेंगे। और इमरान खान की और जनरल बाजवा की जो असल कामयाबी थी वो यही थी कि उन्होंने काबुल को अपने पीछे लिया था। फेयर इनफ। सर थोड़ा सा जो अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे आ जाते हैं, रिसेंट डेवलपमेंट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। एक तरफ तो कहा गया कि जनाब ईद जैसे ही गुजरेगी उसके बाद सड़कें गर्म होंगी, कोई बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा, होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा अभी। बट पॉलिटिकल टीम के साथ साथ जो लीगल टीम थी जो फ्रंट फुट पे फाइट कर रही थी, मैं फैसल चौधरी साहब का नाम इसलिए नहीं ले रहा कि इस ब्रदर्स विद यू, इसलिए ले रहा हूँ कि वो फ्रंट फुट पे लड़ते आए केसेस और बड़ा उन्होंने स्ट्रगल किया। रिसेंट पास में हमने देखा उनके बहुत सारे केसेस में। ये जो इंटरनल पॉलिटिक्स है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, ये इमरान खान साहब को निकालने में कहीं पर ये इंटरनल पॉलिटिक्स इफेक्टिव है क्या? ये स्ट्रेटेजी है इमरान खान साहब को निकालने की जेल से? तो ये पहली बात तो ये है कि तहरीके इंसाफ में ये प्रॉब्लम है कि जो लोग भी इमरान खान के साथ सिंसियर होके चल रहे हैं, किसी जगह के ऊपर किसी की कोई इज्जत हम्म, नहीं है। और हर शख्स जो है उसको हम्म, फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। फैसल को ना सिर्फ ये कि हम्म, अभी उसने जो रोल किया, 500-600 लोगों को 1 रुपया भी बगैर दिए, आई थिंक प्रोबेबली इज ओनली लॉयर जिसने 1 रुपया भी कभी पार्टी से नहीं हम्म, लिया। उसने बेलें कराई, फिर खान साहब के हम्म, लिए दिन रात जो उसने जो है किया, बुशरा बीबी के लिए जो उसने दिन रात किया। उसके बाद जिस तरीके से उसको हटाया गया, फिर इससे पहले शेर अफजल मरवत साहब को जिस तरीके से हटाया गया, और फिर ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें आ रही हैं, क्यों आ रही हैं? क्योंकि शिबली फराज ने और सलमान हम्म, राजा ने जाके एक कोई दर्जन से भी ज्यादा, बल्कि कोई 2 दर्जन के करीब जो आपके सेनेटर्स और एमएनए हैं उनकी लिस्ट दी कि जी इन सबको निकाल दें पार्टी से। ये जब भी मिलते हैं इनका एक हम्म, ही एम है कि एक तो कोई पार्टी में आ ना जाए, और दूसरा जो है उनको निकालना कैसे है। हम्म, अब आप मुझे बताएं कि जो एमएनए हम्म, को और सेनेटर्स को पता है कि जी हमें ये निकालने लगे हैं, तो वो क्या करेंगे आगे से? वो फॉरवर्ड ब्लॉक ही बनाएंगे और क्या करेंगे? वो अपना तो पॉलिटिकल इनकी ना फ्यूचर कुछ सिक्योर समझ। करेंगे। जी। जी वो अपना पॉलिटिकल फ्यूचर सिक्योर करेंगे, वो राइट लेफ्ट ऑप्शंस देखना स्टार्ट कर देंगे। और अपनी बेइज्जती तो कोई नहीं ना कराएगा। मतलब ये तो कोई बात थोड़ी जी है करने ऑब्वियसली। वाली कि आप जो है सिटिंग एमएनए और पार्लियामेंटेरियंस को कह देंगे जी ये गद्दार हैं, इनको आप निकाल दें और ये इस तरह के फैसले करें। और फिर देखिए, ये आप जो कह रहे हैं ना बाहर सड़कें गर्म करने, ये तो सिर्फ अपने तंदूर गर्म रखने वाली पार्टी है, लीडरशिप है। इन्होंने सड़कें कहाँ से गर्म करनी है? ना इनकी कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, ना इनको समझ है, ना अकल है। अफसोस तो मुझे सच्ची बात है असद कैसर के ऊपर है, अली अमीन गंडापुर है, आतिफ खान है, फिर अपने ये हमारा उमर अयूब है। इन लोगों ने अपनी लड़ाइयों में जो है वो सारी ये जो पॉलिटिकल माइंड वाले लोग थे, ये इन्होंने अपना रोल को सिर्फ जो है वो दफ्तर के बाहर खड़े हुए चपड़ासी की हैसियत का अख्तियार कर लिया। ना इनकी कोई सुनता है ना कुछ है, बस एक चिट लेके वही पढ़ देते हैं। कोई इन लोगों की रोल नहीं है। इन्होंने अपनी लड़ाइयों में पार्टी का बड़ा नुकसान हुआ है, इसमें बड़ा अनफॉर्चुनेट है। ये लोग थे जो रोल अदा कर सकते थे। अब ये वकास का या सलमान राजा का या शिबली फराज का या रऊफ हसन के ऊपर अगर बात आ जाए, तो फिर पार्टी ने क्या करनी है? पार्टी तो फिर खत्म ही होनी है, जो हो रही है हमारी आंखों के सामने। और बहुत दुख है हमें
क्योंकि हमने तो बनाया ना, हम तो पीटीआई बनाने वाले लोगों में। बात साहब, ये रिसेंटली अली बिन गंडापुर साहब का आपने नाम लिया, रिसेंटली एक इंटरव्यू में उन्होंने फरमाया कि एस्टैब्लिशमेंट से रवाबित भी हैं, चीज़ें बेहतर भी हो रही हैं, लेकिन एक तरफ देखें तो केसेस बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, कहीं पर रिलीफ तरीके इंसाफ के वर्कर्स हो जाएं, लीडरान हो जाएं, मिलता नहीं है। ये किस किस्म के रवाबित और किस किस्म की बेहतरी है कि जो बज़ाहिर नजर नहीं आ रही? डू यू थिंक कि कुछ बिहाइंड द डोर्स कुछ चल रहा है कि बेहतरी हो जाए पीटीआई के लिए इन डेज टू कम? लेकिन ये हल तो और कोई नहीं है, हल तो यही है पाकिस्तान के लिए। लेकिन अब पाकिस्तान इस वक्त एक इनकलाब का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अगर हम कहें कि बांग्लादेश, इतना टेररिज्म है, इतना यहाँ सेपरेशन मूवमेंट चल रही है, इतनी यहाँ पे अलहदगी पसंद मजबूत हो गए हैं, टेररिस्ट मजबूत हो गए हैं, कि सच्ची बात यह है कि इस वक्त जो इनकलाब का कोई जो सीन अगर बने तो वो पाकिस्तान की इस में डिसइंटीग्रेशन की जो एक फजा है उसको ही फायदा देता है, यूनिफाइंग फोर्सेस को फायदा नहीं देता। सो बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन टू पाकिस्तान इज दैट एस्टैब्लिशमेंट एंड पीटीआई का इमरान खान वो आपस में बैठ के कोई चीजें जो है उनको नॉर्मलाइज करें। और अली अमीन गंडापुर में बहरहाल ये सलाहियत है, उनका ऑफिस भी है जो ये किरदार अदा कर सकता है। लेकिन अभी तक कोई ऐसा मेरा ख्याल में कामयाबी तो नहीं हुई, कोई फार्मूला नहीं बना सके। और अली अमीन गंडापुर की ये जरूर प्रॉब्लम होगी कि ही इज नॉट गुड इन काइंड ऑफ फोर्जिंग सच फार्मूलाज। नेगोशिएटर अच्छे नहीं है आपका मतलब है? नेगोशिएटर भी अच्छे होंगे लेकिन एक फार्मूला बनाने का, देखिए ना, मतलब अली अमीन को पार्टी इस वक्त तक अली अमीन गंडापुर के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो सका उनसे। और मतलब एक वो वकास को ही लेके बैठे हुए हैं, पता नहीं अपना उसको और कितना को उन्होंने जो है वो लगाना है गले से। बाकी पूरी पार्टी उन्होंने अपनी नाराज कर दी, कोई मुझे नहीं समझ आई उनकी क्या पॉलिटिक्स है, व्हाट ही इज अप टू। बात साहब, रिसेंट आपकी मुलाकातें रूटीन में हम श्योर के रहती होंगी मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी, और रिसेंट कुछ सहाफ़ियों की मुलाकात हुई है, उसमें मौलाना साहब ने ये फरमाया कि जी 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बहुत वाइटल इनपुट था। अब सवाल ये पैदा होता है कि 26वीं आईनी तरमीम जिसकी तहरीक इंसाफ मुखालफत भी करती है, वाइटल इनपुट भी था, और अगर यही बता दिया जाए इमरान खान साहब को, ना वंडर के अभी तक कैसे नहीं उनको पता कि उनकी अपनी सियासी जमात जो दस्तियाब लीडरशिप है उन्होंने 26वीं आईनी तरमीम में इनपुट दिया हुआ है और बाद में मुखालफत करते हैं। इस सारे सूरत हाल में मौलाना फजलुर रहमान साहब और तहरीक इंसाफ इकट्ठे किसी कंटेनर पे, किसी जलसे जुलूस में या किसी पॉलिटिकल एफर्ट में आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान का असल इशू 26वीं आईनी तरमीम वगैरह नहीं है, उनका असल इशू ट्रस्ट का है। क्योंकि प्रॉब्लम ये हो गई कि जब पहले ये 26वीं आईनी तरमीम वाला मामला जो आप कर रहे हैं, इसके बाद देखिए आपको याद होगा कि जेयूआई से ये वादा किया गया था कि हम पीपल्स पार्टी और नून से बातचीत नहीं करेंगे, आप ही से करेंगे। आपने फिर उनसे डायरेक्ट बातचीत शुरू कर दी, आपने जेयूआई को फिर नहीं पूछा। फिर जब चीफ जस्टिस ने लेटर लिखा इनको मुलाकात के लिए, ये सारे वकील अपनी हाजिरी लगवाने खुद चले गए, फिर जेयूआई को किसी ने नहीं पूछा। फिर इसके बाद सलामती कमेटी की मीटिंग आई, उस पर भी पीटीआई ने अपना एक तरफा फैसला कर लिया, मौलाना को फिर किसी ने नहीं पूछा। तो अब देखिए ना, अगर मौलाना से वो इमरान खान के साथ तहरीक चलाते हैं की बात करते हैं और उधर से एस्टैब्लिशमेंट या गवर्नमेंट पीटीआई को कहती है कि आप ना करें और हमारे साथ आ जाए, तो क्या गारंटी है कि पीटीआई की ये लीडरशिप जो है वो मौलाना को दोबारा छुरा नहीं मारेगी? तो असल प्रॉब्लम यह है कि जो जरदारी और शहबाज शरीफ ने मौलाना के साथ किया वही पीटीआई ने मौलाना के साथ किया, तो इसलिए वो कॉशियस है। और जाहिर है वो पॉलिटिकल पार्टी है, आपने उनको डील देनी है, पॉलिटिकल डील आप दे पाएंगे तो वो आपके साथ चलेंगे, नहीं दे पाएंगे तो नहीं चलेंगे। और जेयूआईएफ के बगैर तहरीक इंसाफ अगर कोई अकेली सोलो फ्लाइट लेती है, कोई एहतजाज वगैरह की, तो कोई सक्सेस मिल सकती है इनको, या जेयूआईएफ की जरूरत है पीटीआई को? वो 3 दफा करके देख तो लिया है ना, आप देख लेना, या तो आप कामयाब हो जाते अकेले, अगर आप ने हर काम अकेले ही करना था तो फिर आप कामयाब हो जाते, आप नहीं हो सके कामयाब, इसीलिए आप अलायंस बनाना चाहते हैं, अदरवाइज तो आप अलायंस ना बनाते। सो द प्रॉब्लम इज बेसिकली दैट पीटीआई की जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है वो तो एग्जिस्ट नहीं करती। और खान साहब का प्रॉब्लम ये है, वो जेल में है, उन्हें महदूद है इंफॉर्मेशन भी, एडवाइस भी महदूद है, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन भी महदूद है, तो वो इसी तरह से ही इस वक्त जो है वो चलेगा। लेकिन देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि हुकूमत मजबूत हो जाएगी।
हुकूमत अपने बोझ के नीचे दबी दबी जा रही है। जो पाकिस्तान का क्राइसिस है वो ये है कि एक तरफ अपोजिशन की गलतियां जो मर्जी अपनी जगह, इमरान खान का कद तो बढ़ता जा रहा है। इमरान खान के पॉलिटिक्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पीटीआई की पॉलिटिक्स को तबाही का सामना है, इमरान खान की पॉलिटिक्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी तरफ जो हुकूमत है वो इतनी कमजोर है और उसकी ना लेजिटिमेसी है ना पॉपुलैरिटी है। आप इन इसके इसके साथ वो घसीट रहे हैं। एस्टैब्लिशमेंट भी अब फील करेगी, अभी भी फील करना चाहिए, मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं फील किया अभी तक उन्होंने, बट अल्टीमेटली एस्टैब्लिशमेंट फील करना शुरू कर देगी कि ये क्या बोझ बन गए हैं, हमारी तो कमर दोरी हो गई है इनको उठा उठा के। कितनी देर जरदारी और शहबाज शरीफ का बोझ ये एस्टैब्लिशमेंट जो है वो बर्दाश्त करेगी। सो ये हुकूमत अपने बोझ में ही गिर जाएगी। हुकूमत का प्रॉब्लम नहीं है। द प्रॉब्लम इज दैट पाकिस्तान इस वक्त फर्दर क्राइसिस में जा रहा है, जिससे बचाना जो है वो जरूरी। फाद साहब फाइनली ये फरमाइएगा, कौमी सलामती कमेटी का जिसका आपने भी जिक्र किया, डोंट यू थिंक कि वो एक गोल्डन चांस था तहरीक इंसाफ के पास मामलात को नॉर्मलाइज करने का? कुछ वहाँ पर बैठ के बात करते, कुछ ट्रस्ट बिल्डिंग मेजर्स, कुछ मामलात बेहतर किए जा सकते थे, एक तो वो। और फिर सेकेंडली, अगर अब कौमी सलामती कमेटी का इजलास दोबारा बुलाया जाता है, सब स्टेक होल्डर्स को इकट्ठे किया जाता है, तो तहरीक इंसाफ को जाना चाहिए? देखिए, कौन करता तहरीक इंसाफ की तरफ से वो बातें जो आप कह रहे हैं? गौहर करता या असद कैसर करता या अपना शिबली ने करना था? किसने करना था? या जो 14 नाम दिए थे उनमें से किसका इतना कद था कि वो ये बात कर सके? देखिए, सीधी बात है, जब आपने पीटीआई का काडर खत्म कर दिया, जब आपने परवेज खट्टक, असद उमर, फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, अली जैदी, ये सारे दोस्त जो हैं इनको आपने ठुड्डे मुक्के मार के निकाल दिया, शाह महमूद कुरैशी, जाद चौधरी, महमूद रशीद, इन सबको जेलों में डाल दिया, हमाद अजहर, असलम इकबाल वगैरह, खालिद खुर्शीद, उन बेचारों को जो है वो आपने जो है भागने में मजबूर कर दिया, तो काडर आपने खत्म कर दिया। पीछे पीटीआई एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब तो सिर्फ इमरान खान है। आप आप एक नॉन सीरियस एक्सरसाइज करना चाहते हैं मीडिया के लिए तो इन सबको बुला लें, बट अगर आप सीरियसली कंसेंसस चाहते हैं तो देखें, सबसे पहले तो आपको चाहिए कि अफगानिस्तान में जो हमारे खसूसी नुमाइंदे हैं मोहम्मद सादिक साहब, उसके साथ आईएसआई के लोग जो 30-30 साल से अफगानिस्तान पे काम कर रहे हैं और बड़े केपेबल लोग हैं, उनको आप पहले इमरान खान और नवाज शरीफ साहब के पास भेजें। उनको वो ब्रीफ करें सारे मामलात के ऊपर। उसके बाद आसिफ जरदारी जो है वो इमरान खान को, नवाज शरीफ को, मौलाना फजलुर रहमान को बुलाएं ऐवान सदर में, और वहां पे आर्मी चीफ और डीजीआई के साथ बैठ के एक कंसेंसस डेवलप करने की कोशिश करें। अगर आप इसके अलावा कुछ चाहते हैं तो वो तो फिर नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन होगा, उसके अलावा तो उसका कोई फायदा नहीं है। पाकिस्तान का क्राइसिस तो हल नहीं कर सकता इस तरह का कोई इजलास। फवाद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। नाज़रीन, फवाद हमारे साथ मौजूद थे। हमेशा बड़ी लॉजिकल और टू द पॉइंट गुफ्तगू होती है, हमेशा इंसाइट्स मिलती हैं फवाद साहब से। आज भी बहुत प्रैक्टिकल बातें की सारी फवाद चौधरी साहब ने कि अगर आपको कोई सोल्यूशन चाहिए तो सोल्यूशन के लिए आपको स्टेप्स पे कुछ कॉन्क्रीट लेने पड़ेंगे। बट अजीब सा भंवर है, इस पर आप ज़रा सा गौर करें तो अजीब सा भंवर है कि यहाँ पर अगर कॉन्क्रीट स्टेप्स गवर्नमेंट लेती है और इमरान खान साहब को उनकी हैयत में, उनके कद काठ में एक्सेप्ट करती है, तो गवर्नमेंट पहले ही बड़ी वो लेजिटिमेसी के बगैर, जिस तरह फवाद साहब ने कहा, इन्हीं का जुमला मुस्तार ले रहा हूँ, लेजिटिमेसी भी नहीं है, पॉपुलैरिटी भी नहीं है, तो फिर ये मजीद बैकफुट पे चले जाते हैं। एक तरफ पाकिस्तान का मामला है, एक तरफ दहशतगर्दी का मामला है, और एक तरफ इकट्ठे ना बैठना, मुनकसम दिखाई देना, एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए दिखाई देना भी एक प्रॉब्लम है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। अब हमें ज्वाइन किया सीनियर सियासतदान जनाब मोहम्मद अली दुरानी साहब ने। एज सेड अर्लियर के माजी के कुछ ऑपरेशन जो हुए बलूचिस्तान में, उसकी इन्फॉर्मेशन रखने वाले लोगों की आज की इन्फॉर्मेशन और आज का एनालिसिस बहुत कीमती है आपके और मेरे लिए, कि वहाँ पर तब क्या हुआ था, अब क्या सोल्यूशन है, इसी पे बात करते हैं मोहम्मद अली दुरानी साहब। दुरानी साहब, बिफोर इट के मैं दहशतगर्दी की करंट वेव की जानिब आऊँ और करंट पॉलिटिकल सिनेरियो की जानिब आऊँ, वी ऑल रिमेंबर दैट कि आप मुशर्रफ साहब के टाइम के अंदर बड़ा करीबी रह के आपने मुशर्रफ साहब के काम किया हुआ है, एंड एट दैट टाइम बलोचिस्तान का ऑपरेशन भी हुआ, तो आई एम श्योर कि यू आर प्रीवी टू अ लॉट ऑफ मैटर्स। सर, बलोचिस्तान में दहशतगर्दी मुज़ाकरात हल है, ऑपरेशन हल है, आई एम श्योर कि आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी इस पर रखते हैं। सर, प्रैक्टिकल हल क्या है बलोचिस्तान के मामलात का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जहाँ तक सवाल है सब दहशतगर्दी का, दहशतगर्दी के
जो चैलेंजेस हैं वो दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक ने मुख्तलिफ शक्लों में फेस भी किए हैं, उनको डील भी किया है, और वो सारे बात हमारे सामने, हमने खुद भी इसको डील किया है और इसके साथ मुकाबला भी किया है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में हो रही है, इसका जो पहला सिरा होता है वो तो गवर्नेंस होता है, गुड गवर्नेंस जो है, और जो आप इंतजामी लूप होल्स होते हैं उन्हीं में से निकल कर ही दहशतगर्द जो है वो उस चीज को एक्सप्लॉइट करते हैं। जिस मुल्क में चोर खुला फिर सकता हो उस मुल्क में दहशतगर्द भी फिर सकता है। और ये मैं आपको बताऊं कि मिडिल ईस्ट के अंदर दहशतगर्दी की टेंडेंसीज सारी दुनिया से ज्यादा वहां पे है, लेकिन वहां क्यों नहीं होती? क्योंकि वह इंतजामी गिरफ्त इतनी सख्त होती है कि कोई भी उस चीज को नहीं कर सकता। वो पिछले दौर में जो मुशर्रफ साहब का उस पर हमने बहुत इंसिस्ट किया, मैं खुद उसमें था, या नैरेटिव की बात की, तालीम पढ़ाए, निसाब में पढ़ाए। मैं कहा भाई सबसे पहली तो जो निसाब होता है वो ये होता है कि आप सेफ सिटीज तो बनाए अपने मुल्क को। मतलब ये है कि तौर पर जब सेफ सिटी का मतलब ये होता है, अब इंग्लैंड में आप जाएं, पुलिस कहीं लंदन में नजर नहीं आती, लेकिन आपका 1 मिनट जो होता है वो भी 100 दफा मॉनिटर हो रहा होता है। तो लिहाजा आप की जो साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हैं उसके जरिए आप दहशतगर्दी का मुकाबला भी कर सकते हैं और उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं और उसको देख भी सकते हैं। दूसरी चीज जो दहशतगर्दी को एक्टिवली कंट्रोल करने के लिए बड़ी जरूरी होती है वो ये होती है कि नुमाइंदा हुकूमतें जो होती हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं दहशतगर्दी को रेजिस्ट और रिटर्न। जितनी नुमाइंदगी कम होगी उतनी ही ज्यादा जो है वो रिएक्शन आते हैं। तीसरी चीज ये है कि अगर कोई दहशतगर्दी हो जहां उसको आपको इंतजामी तौर पर उसकी गिरफ्त सख्त करनी होती है, उसके साथ ही आप उसकी रूट कॉजेस को एड्रेस करने के लिए डायलॉग भी करते हैं। और चौथी चीज जो इसमें बड़ी अहम है वो ये है कि आप अक्सर जो ये इंसर्जेंसीज होती हैं या दहशतगर्दियां होती हैं इनके पीछे बैरूनी अवामिल भी शामिल होते हैं। तो उनको डील करने का कार होता है वो बहुत इफेक्टिव आपकी फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन ऑफिस की बहुत इफेक्टिव इन्वॉल्वमेंट इसकी जरूरत होती है। लेकिन हमारा इस वक्त जो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम एक बेबसी की कैफियत में नजर आ रहे हैं उसकी वजह ये है कि हमारी फॉरेन ऑफिस बंद पड़ा हुआ है। हमारा जो पूरे का पूरा सिविल पार्ट ऑफ गवर्नमेंट होता है जिसने असल में आपको पता है आइन के तहत काउंटर टेररिज्म जो है वो आईबी का, स्पेशल ब्रांच का और पुलिस का डोमेन है, आर्मी का नहीं है। लेकिन अब ये है कि मईशत चारी आर्मी देख रही है, टेररिज्म भी आर्मी देख रही है और इसके फॉरेन पॉलिसी में भी आर्मी की इन्वॉल्वमेंट है। अब ये सारे काम आपने उन पे डाल दिए हुए हैं। और जब चीफ साहब अभी जब असेंबली में सेशन हुआ, मीटिंग हुई, तो उसमें आर्मी चीफ ने सही पॉइंट किया कि भी जो आपकी गवर्नेंस के गैप्स है वो हम अपने जवानों के खून की शहादतों से पूरा कर रहे हैं। तो मैं तो बहुत इस मामले में जनाब सीधा हूं कि इस दहशतगर्दी में जितने हमारे बच्चे जो हैं वो शहीद हो रहे, रोज उनकी फोटोएं देखते हैं, रोज उनकी शक्लें देखते हैं, तो वेरी अनफॉर्चुनेट। तो अब ये सिचुएशन है, इसके अंदर अगर कोई सही रास्ते की तरफ जाना है तो यकीनी तौर पे इसमें हुकूमत को, जो कि खुद बेचारी गैर नुमाइंदा होने की वजह से इनइफेक्टिव है, तो उसको एक पॉजिटिव रोल प्ले करना पड़ेगा। ऊपर से हमने जो है जो आईनी इदारे हैं उनके भी गिरा दिए हैं हमने 26वीं आईनी तरमीम के जरिए। तो यहाँ पे दो सवाल है ना, एक खैबर पख्तूनख्वा का टेररिज्म है जहाँ पे जो खैबर पख्तूनख्वा में काइंड ऑफ टेररिज्म है, और एक बलोचिस्तान का इशू है। बलोचिस्तान का इशू स्पेसिफिकली मैंने आपके गोश्तगुजार इसलिए किया कि आई न्यू दैट कि आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन माजी की है, वहां से हम एनालाइज कर सकते हैं कि आज हमें बैठकर बीएलए और इन तमाम लोगों से बात करके इनको कौमी धारे में लेके आना है, या ऑपरेशन जिसकी बात की जा रही है दिस मोमेंट की ऑपरेशन इज द वे आउट नाउ। देखिए ऑपरेशन, देखो मेरा ऑपरेशन के बारे में एक डिफरेंट ओपिनियन है। मैं उस ऑपरेशन पे बिलीव करता हूँ जिसके नतीजे में परमानेंस रिजॉल्व आए। मतलब यह है कि इस वक्त अगर बलोचिस्तान
बलूचिस्तान की शाहराएं और रेल ट्रैक्स और शहर जो हैं उनको हम सिक्योर कर दें मॉनिटरिंग में, तो उधर के बहुत से इश्यूज रिजॉल्व हो सकते हैं। उसके साथ ही ये नहीं है कि जी आप कोई बेचारा उस पे चेक पोस्ट पे खड़ा हुआ है तो उसको किसी ने आके ओवरकम किया और पूरी सिक्योरिटी जो है घुस गई। मतलब ये है कि बलूचिस्तान के अंदर जो टेररिज्म है उसको एक्सटर्नल बैकिंग भी है और उसके पीछे एक ग्रीवियंस फैक्टर भी है और उसके पीछे हिस्टोरिक लिंकेजेस भी हैं जिसका मैं खुद विटनेस हूं। लिहाजा इस सिचुएशन को डील करने के लिए एक तो आपको बहुत एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी की जरूरत है। वो कंट्रीज जो बैकिंग कर रही हैं बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को, उनको आपको रिजॉल्व कराना होगा। उन पे आपने अपना डिप्लोमेटिक प्रेशर और इंटरनेशनल प्रेशर डालना होगा, उनकी इन्वॉल्वमेंट को एक्सपोज करना होगा। क्या हाल किया था इंडिया ने, हमें किस ग्रे लिस्ट में उठा के डाल दिया था उसने, तो हम क्यों नहीं ये काम कर रहे? हमारा फॉरेन ऑफिस और हमारे जो रिलेटेड ऑफिस है वो कहाँ है? ये एक बोलो। दूसरा तरफ ये है कि सर इसहाक डार साहब अक्सर हम देखते हैं दौरे पे गए होते हैं सऊदी अरेबिया वगैरह, अक्सर इसहाक डार साहब जाते हैं। चारों को पैसे मांगने पे डाला हुआ है आपने, तो फॉरेन एक दफा अफगानिस्तान का दौरा तभी उनका हो नहीं सका। देखिए ना, एक विजिट ऑफ फॉरेन मिनिस्टर फॉर अफगानिस्तान, वो मुल्क। अभी मोहम्मद सादिक साहब गए हैं, अच्छा चले कोई एक ब्रेक थ्रू हुआ है। केपीके गवर्नमेंट भी कह रही है कि जी हम भी जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस सारी सिचुएशन के अंदर एक तो डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव चाहिए हमें, और हमें एक्सपोज करना चाहिए विद एविडेंस उन फोर्सेस को जो इस एक्टिविटी में मजबूत है। दहशतगर्दी दहशतगर्दी दहशतगर्दी। अब अगर पीएम साहब सारा दिन भी दहशतगर्दी का विरोध करते रहे, क्या उससे दहशतगर्दी खत्म हो जाएगी? नहीं। दहशतगर्दी को नहीं सर, अभी सोल्यूशन की तरफ जाना, सोल्यूशन की तरफ जाना पड़ेगा। और सोल्यूशन की तरफ जाने का दूसरी तरफ यह है कि बड़ी शदीद और इंटेंस मॉनिटरिंग की जरूरत है, और उसके लिए आप क्यों नहीं टेक्नोलॉजी को यूज करते? आज इतने अरबों का लॉस हम उठा रहे हैं, ठीक है जी, तो हम क्यों नहीं अपने कम से कम बलूचिस्तान को ही हम पूरा सेफ सिटी के अंदर ले आए? और उसके लिए आजकल कितनी लेटेस्ट टेक्निक, क्या रेलवे ट्रैक को भी हम कवर नहीं कर सकते कि उसको हम 100% मॉनिटरिंग दे दें? ये तो करना पड़ता है जब दहशतगर्दी के चैलेंज हैं। तो इंडिया ने पाकिस्तान की पूरी बॉर्डर के ऊपर जो है खारदार तार लगा दी थी आज से 20 साल पहले। आज हम अफगानिस्तान की तरफ लगा रहे हैं, तो वो तारे जब लगाने जा रहे हैं तो अपने मुल्क के अंदर कम से कम कैमरे तो लगा दें जिनसे मॉनिटरिंग हो सके। हम वो भी नहीं करते। तीसरी तरफ ये है कि जो इस जो नाराज या रंजीदा सियासतदान या वहां के सियासतदान हैं, उनको आप मेज पे बिठाए। आपने असेंबली में सेशन बुलाया और बात ही आपने शुरू की एतराज के ऊपर। भाई ये एतराज का टाइम नहीं है, लड़ने का टाइम नहीं है, आपस में इत्तेहाद का टाइम है। मेरे बच्चे वहां शहीद हो रहे हैं ना, तो मैं अब बच्चों के लिए जब बात आ जाए तो फिर क्या बाकी रह जाता है? तो क्यों नहीं आप एक हॉल बनाते कि मियां नवाज शरीफ जाके बैठ जाए ना कोयटा के अंदर, जरदारी साहब जाके बैठ जाए कोयटा के अंदर, बाकी सियासतदानों को भी बुलाएं और वहां बिठाएं और उन्हें कहें भाई जितने यहाँ के बुजुर्ग हैं उनसे बात करें, जो बच्चे हैं उनसे बात करें, गिव देम। सर मियां साहब तो कौमी सलामती कमेटी के इजलास में भी नहीं पहुंच सके थे, वो नासाज सी तबीयत उनकी, तो फर्दर हम क्या एक्सपेक्ट करें? चले अगले दिन तो आ गए थे वो, मतलब चले कोई नहीं, मतलब वो बहरहाल वो एक मरियम बीबी को छोड़ने भी चले गए थे एयरपोर्ट। लेकिन बहरहाल ये है कि वो इस वक्त इन सब जो हमारे कायदीन हैं उनको रोल प्ले करना चाहिए, या उन लोगों को बीच में डालें जो रोल प्ले कर सकते हैं या करना चाहते हैं। आप तो नहीं बैठे स्टीयरिंग के ऊपर और बाकी सारों को हम धिक्के दे दे के जो है साइडों पे गिरा देंगे। हम तनकीद से बात करेंगे, दर्शन और जिसे कहते हैं ताने, मतलब जो ताने मैंने पंजाबी है कि जी वो ताने दे दे के आप लोगों से और लोग देखिए अब केपीके के अंदर आज अगर पीटीआई की हुकूमत ना होती तो वहां हुकूमत करना ना महाल हो गया होता। अच्छा है आपने स्पेस दी है, स्पेस देने की वजह से आपको भी आज अफगानिस्तान से भी बात। सर पीटीआई की गवर्नमेंट की आप बात कर रहे हैं, अभी रिसेंट एक दो पीटीआई के अपने लोग इस चीज की कॉन्फर्मेशन करते हैं, इस चीज की तस्दीक करते हैं कि तहरीक इंसाफ स्टैब्लिशमेंट के रवाबित आज भी जारी हैं। सर ये रवाबित कहीं पर आपको कंक्लूड होते दिखाई दे रही हैं कि कोई इन रवाबित के नतीजे में इमरान खान साहब की मुश्किलात, तहरीक इंसाफ की मुश्किलात कोई कम होती दिखाई दे रही है? ये रवाबित सिर्फ वही है कि गवर्नमेंट है एक सूबे के अंदर, लिहाजा राब्ता रहता है?
असल में वो तो देखें, ये उन्होंने अच्छा किया है कि पहले एक वो बात कहते थे कि जी हम जी सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे और जनाब वो जिम्मेदार हैं, वही उन्हीं के पास। अब वो इस हद तक तो आए हैं कि वो पॉलिटिकल बातचीत भी उन्होंने की, उसके भी दरवाजे खोले। लेकिन इस वक्त जो इशू है मुल्क का, वो ये है कि हुकूमत नहीं चाहती कि पीटीआई के साथ रिकंसिलिएशन हो, क्योंकि वो पीटीआई को ब्रीदिंग स्पेस भी देने के लिए तैयार नहीं है। ब्रीदिंग स्पेस ना देते हुए भी वो उनकी पॉपुलैरिटी से नहीं लड़ पा रहे। वो उनके लीडर को जेल में रखने के बावजूद भी अवाम के दिलों से उन्हें नहीं निकाल पा रहे। वो इस वक्त एक एक्सट्रीम, जिसे कहते हैं ना कि शिद्दत वाले रवैये के बावजूद वो अपनी मकबूलियत को रिस्टोर नहीं कर पा रहे, जिसका मियां नवाज शरीफ साहब को तो बहुत एहसास है इस चीज का कि वो तो। और दूसरी बात यह है कि उनपे भी इक़्तिदार का नशा तो नहीं चढ़ा हुआ ना, वो इक़्तिदार से बाहर है, तो ही कैन सी मोर देन दोज हु आर इन पावर। पावर में आके अंधा हो गया था, हमने देखी है वो अंधापना। तो इस लिहाज से मैं ये समझता हूँ कि जो पीटीआई के साथ किसी किस्म की रिकंसिलिएशन ना होने देना और पीटीआई और एस्टैब्लिशमेंट को आपस में टकराव में रखना, ये हुकूमत का एक ऑब्जेक्टिव नंबर 1 है। और इसकी आप देख लें मिसाल, 9 मई इसकी बेहतरीन मिसाल है कि 9 मई को मुद्दई फौज थी और मुद्दई ने एफआईआर कराई और हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि वो उस एफआईआर के मुताबिक मुल्ज़मों को मुजरिम बनाती। आज तक 80 कोर्ट्स के अंदर हुकूमत के किसी भी अदालत के जरिए हुकूमत ने एक मुल्ज़म को भी मुजरिम नहीं बनाया। ऐसा इस्तगासा ही नहीं पेश हो सका जिसके नतीजे में किसी को सजा हो सकती। और वो कहते हैं जी आप माफी मांगे। सर ये तो नाअहली है ना, ये तो नाअहली है, शायद जानबूझकर डिले कर रहे हैं, प्रोलॉन्ग कर रहे हैं केसेस को। ये देखें जी, नाअहली भी इतनी भी कैसे हो गई कि एक हुकूमत 15 एक ही वक्त की एफआईआरों में एक ही बंदे का नाम डाल देती है। आप अगर देहाती बैकग्राउंड के हैं तो आपको पता होगा कि एफआईआर में एक एलिबाई आ जाए तो पूरी एफआईआर का भट्टा बैठ जाता है। एक मुल्ज़िम आपने इसकी जो 5 जगहों पे मौजूदगी जिसकी साबित होती हो या कहीं और साबित होती हो, उसको आपने 15 एफआईआरों में डाल दिया, 15 एफआईआर तो गई। अब ये हाल है कि चूंकि इस्तगासा नहीं बन सकता, अब मजीद फौज को दबाव डाल रहे हैं कि आप फौजी अदालतों से इनको सजाएं दें, क्योंकि जी हम तो नहीं दिलवा सकते। आप भट्टा गोल कर सकते हो 26वीं तरमीम के जरिए जो है वो अपना अदालतों का। मतलब ये है कि बड़े तारड़ साहब की तरफ से चली हुई रवायत जो थी अदलिया के मतलब मुंतहिम करने की, वो आज तक जारी। ठीक है ना जी? मतलब ये है कि पहले तो वैसे सर मैं आपको थोड़ा गोशगुजार कर दूं, बड़े तारड़ साहब की आजम नजीर तारड़ साहब से कोई रिश्तेदारी नहीं है, वो सिर्फ अता तारड़ साहब से है। नहीं मैं तो बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, हमारे तो दोस्त भी हैं, लेकिन कहता हूँ उनके वक्त से जो शुरू हुआ था सूटकेस का निजाम, वो अब यहाँ तक आज पहुंचे नीम के सूटकेस के नीचे पूरी दलिया, मतलब पता नहीं चलता कि कहाँ। सर मेरा लास्टली इसको कंक्लूड करते हैं। सर ये बताइए, आप मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी राब्ते में रहते हैं, मुलाकातें भी रहती हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब और तहरीक इंसाफ इकट्ठे कंटेनर पे इन डेज टू कम एहतजाज करते दिखाई दे रहे हैं आपको? देखें जी, मेरी तो पहले दिन से, मैंने आपको पता है जो पहला दावत भी की थी उसमें मौलाना ने मेहरबानी की थी, वो तशरीफ भी लाए थे, पीटीआई आने में भी मैंने बड़ा एक रोल। लेकिन अब जो मैं जहाँ पे कंफ्यूज हूँ वो ये है कि मौलाना कहते हैं कि जी 26वीं आईनी तरमीम जो है वो पीटीआई वाली जो मौजूदा क्या है उनको मैंने दिखा के की है, करवाई है, ठीक है। और तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये बात वो इमरान खान को बता दें कि किस किस ने एग्री किया था, तो वो तो उन बंदों को छोड़ेगा नहीं पार्टी में। मतलब ये है कि पीटीआई को और मौलाना को बैठ के 26वीं आईनी तरमीम के बारे में एक क्लियर ओपिनियन फॉर्म करनी चाहिए। मैं समझता हूं कि 26वीं आईनी तरमीम की मौजूदगी में ना अदालत मौजूद है, ना आइन मौजूद है, ना बुनियादी इंसानी हकूक मौजूद है, ना इस मुल्क के जमहूरी निज़ाम को आप आगे बढ़ा सकेंगे 26वीं आईनी तरमीम की मौजूदगी में। अब अगर इस इश्यू को पीटीआई और मौलाना बैठ के रिजॉल्व कर लें
तो उस सूरत में मैं समझता हूँ वो इकट्ठे हो सकते हैं। वरना जो है, अगर पीटीआई ने भी 26वीं आईनी तरमीम की हमायत करनी है तो उसको चाहिए हुकूमत में शामिल हो जाए। और जिस किसी ने सर ये इसके ऊपर मौलाना से जब गुफ्तगू होती है तो बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं कि 26वीं आईनी तरमीम से पहले दस्तयाब लीडरशिप ने क्या क्या कहा और क्या क्या किया तहरीक इंसाफ की, बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है जब मौलाना से मिले तो। ये बात, यही तो मैं कह रहा हूँ, वो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए फौरी तौर पे इमरान खान साहब को पहुंचा दें, ताकि खान साहब जो है वो अपने लोगों के बारे में सही फैसला कर सके। और मैं मानता हूँ कि बहुत सी बेहतरी आई होगी 26वीं आईनी तरमीम में। मैंने वो बेहतरी तो नहीं देखी या वो बदी नहीं देखी जो नहीं आई, मैं तो वो बदी देख रहा हूँ जो आ चुकी है, जिसके नतीजे में आज आप पीका के नीचे, पीका के बुलडोजर के नीचे आए हुए हो, जिसके नतीजे में अदालतें जो है वो 26वीं आईनी तरमीम, मतलब वो उसके आईनी बेंच के नीचे आई नहीं है। और इस वक्त अदालती फैसले जो है वो इंतजामिया कर रही है, जजों की ऐसे ही सर डिप्टी कमिश्नर कर रहा है। तो मतलब ये है कि ये अगर आइन की रूह के मुताबिक है और ये बहुत बड़ी कोई अचीवमेंट है, तो फिर चले, हमें इस पे तो हम क्लास लेने पे तैयार हैं, हम सीखने पे तैयार हैं कि ये कौन सी अच्छाई है। साहब थैंक यू वेरी मच सर आपके वक्त का बहुत। नाजरीन, मोहम्मद अली दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद थे। हमेशा दुरानी साहब से कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है। आज भी बलूचिस्तान वाले इशू के ऊपर हमने बड़ी तफसीलन गुफ्तगू की दुरानी साहब से। रीज़न कि ही हैज़ दैट ग्रिप। इवेंचुअली इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि अल्लाह पाक पाकिस्तान के तमाम तर मसाइल, बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी से लेकर पाकिस्तान में गुर्बत, बेरोज़गारी, गवर्नमेंट की नाअहलियाँ, जमहूरी निज़ाम की तक़वियत, बेहतर इलेक्टोरल सिस्टम, एक ऐसा निज़ाम कि जहाँ पर वोट डाला जाए वहीं से निकले, इस तमाम तर निज़ाम के लिए, इसकी बेहतरी के लिए आपको और मुझे सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। पहले भी कर रहे हैं। आई थिंक फर्दर मजीद मेहनत की ज़रूरत है, मजीद दुआओं की ज़रूरत है, और इंशाल्लाह वन डे द पाकिस्तान विल बी द पाकिस्तान जिसका ख्वाब कायद ने देखा था। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।